मैं विभा मिश्रा माध्यमिक शिक्षा मंडल की ब्लूप्रिंट के अनुसार आज हम देखेंगे 2 अंक के प्रश्न। तो ब्लूप्रिंट के अनुसार पहली यूनिट में तो कोई भी 2 अंक के प्रश्न नहीं आने हैं, जैसे यूनिट 2 से आने हैं, यूनिट 5 से आने हैं, यूनिट 6 और यूनिट 8। तो उन्हीं यूनिट से लिए हैं मैंने प्रश्न जहां से 2 अंक के आने हैं। तो आज पूरे सिलेबस के 2 अंक के प्रश्नों को हम देखेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। पहले यूनिट 2 उपभोक्ता एवं व्यवहार, इसमें कुल 17 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 2 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो जो प्रश्न है ये हम देखते हैं, इन्हीं में से कोई भी एक प्रश्न आ सकता है। पहला प्रश्न है, उपयोगिता किसे कहते हैं? तो उपयोगिता किसी वस्तु की वह शक्ति है जो किसी व्यक्ति की आवश्यकता को पूरा करती है। जब किसी वस्तु में आवश्यकता संतुष्ट करने की शक्ति होती है तो उसमें उपयोगिता होती है, भले ही वह उस वस्तु से उपभोक्ता को नुकसान क्यों ना हो रहा हो। तो यहाँ हम देखेंगे कि उपयोगिता एक वह शक्ति है, या जिसे हम गुण भी कह सकते हैं, जिसके कारण वह वस्तु पसंद की जाती है। अब यदि हम देखें इसका उदाहरण, कि जैसे यदि एक भूखा व्यक्ति है तो वह भोजन करेगा, उस भोजन से उसकी आवश्यकता की संतुष्टि होगी, उसे हम उपयोगिता कहते हैं। तो हम इसकी परिभाषा एक लाइन में भी लिख सकते हैं कि आवश्यकता की संतुष्टि पूरा करने के लिए जो वस्तु में गुण पाया जाता है उसे ही हम उपयोगिता कहते हैं। अब यहाँ लिखा है कि नुकसान क्यों ना हो रहा हो, तो कुछ उदाहरण इसके हम ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे एक शराबी व्यक्ति है तो शराब चूंकि नुकसान करती है, फिर भी यदि उस शराबी व्यक्ति के लिए उस शराब से आवश्यकता की संतुष्टि हो रही है तो उसे भी हम उपयोगिता कहेंगे। प्रश्न दूसरा, सीमांत उपयोगिता का अर्थ लिखिए। तो सीमांत उपयोगिता जो है, जिसे हम मार्जिनल यूटिलिटी भी कहते हैं, एमयू से इसको हम प्रदर्शित करते हैं। यह कुल उपयोगिता में वह परिवर्तन है जो वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई की उपभोग से होती है। उदाहरण के लिए यदि हम देखेंगे कि मान लीजिए 4 किलो से हमें 28 कुल उपयोगिता प्राप्त होती है और 5 किलो से कुल उपयोगिता 30 इकाई मिलती है, तो 5 किलो से जो 5वें केले से जो अतिरिक्त उपयोगिता मिल रही है वही कहलाएगी सीमांत उपयोगिता। यदि हम 30 में से जो 28 घटाएंगे तो जो भी 1 इकाई से मिलने वाली उपयोगिता जो वो सीमांत उपयोगिता कहलाएगी। इसकी हम एक परिभाषा और बना सकते हैं कि एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है वह कहलाती है सीमांत उपयोगिता। तो इसमें हमें ध्यान रखना, सीमांत यानी होता है एक अतिरिक्त इकाई, और उपयोगिता जो मिलती है वो वस्तु के उपभोग के पश्चात ही मिलती है। तो एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसे हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। प्रश्न तीसरा, कुल उपयोगिता किसे कहते हैं? उपभोक्ता द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता के संपूर्ण योग को कुल उपयोगिता कहते हैं। यदि हम जितनी भी वस्तुएं उपभोग करेंगे, 1 2 3 4 5, तो पांचों वस्तुओं से जो उपयोगिता प्राप्त होगी उसे हम, पांचों वस्तुओं के उपभोग से जो उपयोगिता प्राप्त होगी उसे हम कुल उपयोगिता कहते हैं। तो कुल उपयोगिता में हमें ध्यान रखना है कि सभी इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता को जब हम जोड़ दें तो वो कहलाती है कुल उपयोगिता। प्रश्न चौथा, बजट रेखा किसे कहते हैं? तो बजट रेखा उन सभी बंडलों का प्रतिनिधित्व करती है जिन पर उपभोक्ता की संपूर्ण आय व्यय हो जाती है। तो बजट रेखा के अंतर्गत जो बंडल बनाए जाते हैं वस्तुओं का उपभोग करने के लिए, जो संयोग बनाए जाते हैं, उनमें केवल ऐसे संयोग जिनमें की उपभोक्ता की पूरी आय व्यय होती है, उससे जो वक्र बनता है, जो बजट रेखा बनती है, वो उसे हम बजट रेखा कहते हैं। तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि इस रेखा में उपभोक्ता की जितनी भी आय होती है वो संपूर्ण आय व्यय हो जाती है। बजट सेट किसे कहते हैं? तो बजट सेट दो वस्तुओं के उन सभी बंडलों का संग्रह है जिन्हें उपभोक्ता प्रचलित बाजार कीमत पर अपनी आय से खरीद सकता है। तो यदि हम सभी बंडल जो बनाते हैं उनमें अभी अपन ऊपर प्रश्न में देखा कि जिन पर संपूर्ण आय व्यय हो जाती है उससे मिलाते हैं, वो बजट रेखा कहलाती है। तो बजट रेखा तो संपूर्ण आय व्यय करता है, लेकिन उससे पहले भी और भी जितने भी हम बजट सेट बनाते हैं जिनमें हो सकता है उपभोक्ता की कुछ आय बच रही हो, तो वो सारे बंडल जो होते हैं वो कहलाते हैं बजट सेट, जिनको की प्रचलित कीमत पर वो अपनी आय से खरीदता है। तो बजट सेट में जो होता है वो सभी बंडल इसमें शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, उदासीनता वक्र क्या है? तो उदासीनता वक्र को हम तटस्थता वक्र भी कहते हैं, इंडिफरेंस कर्व भी कहते हैं इंग्लिश में। तो उदासीनता वक्र जो है
वो किसी उपभोक्ता के व्यवहार को बताने वाला वह वक्र है जिसमें किसी एक वक्र के किसी भी बिंदु पर उपभोक्ता को प्राप्त होने वाली उपभोग सामग्री से समान संतुष्टि प्राप्त होती है। जब हम उदासीनता वक्र बनाते हैं तो जिसमें जो विभिन्न वस्तुओं के जो संयोग होते हैं उनमें किसी भी हर बिंदु ऐसा होता है जिससे कि उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि प्राप्त होती है। तो उदासीनता वक्र की परिभाषा जब हम ध्यान में रखेंगे तो उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि इस वक्र में उपभोक्ता को किसी भी बिंदु पर जो उपभोक्ता को प्राप्त उपयोगिता होती है उससे उसे समान संतुष्टि प्राप्त होती है। फिर अगला है मांग का अर्थ लिखिए। तो अर्थशास्त्र में मांग किसी माल या सेवा की वह मात्रा होती है जिसे उस माल या सेवा के उपभोक्ता माल या सेवा को उपभोक्ता भिन्न कीमतों पर खरीदने को तैयार होता है। तो मांग के अंतर्गत हम देखते हैं जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदना चाहता है और उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए उसके मन में इच्छा भी होती है, साधन भी होते हैं और उस वस्तु को किसी निश्चित समय पर या निश्चित कीमतों पर वो खरीदने के लिए तैयार होता है, उसे हम मांग कहते हैं। इसकी अपेक्षा हम मांग को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि मांग में 5 तत्व पाए जाते हैं। वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, इच्छा को पूर्ति करने के साधन, साधन को व्यय करने की तत्परता, निश्चित समय और निश्चित कीमत। तो यदि हमें ये ध्यान रखेंगे तो मांग के तत्व भी हम ध्यान रख सकते हैं और इसको मिलाकर भी हम परिभाषा बना सकते हैं। मांग की लोच किसे कहते हैं? किसी वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप उस वस्तु की मांगी गई मात्रा में होने वाले परिवर्तन की माप को ही मांग की लोच कहा जाता है। इस प्रकार हम मांग का नियम जानते हैं कि वस्तु की कीमत और मात्रा में विपरीत संबंध तो बताता है, लेकिन यह संबंध में होने वाला परिवर्तन कितना है तो आनुपातिक रूप से जिसकी माप की जाती है वो मांग की लोच कहलाती है। अब यूनिट 5 से कुल 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें 2 अंक के 2 प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न है उच्चतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं? तो उच्चतम निर्धारित कीमत से आशय उस अधिकतम कीमत से है जो विक्रेता अपनी वस्तु के लिए क्रेता से वसूल कर सकता है। तो उत्पादक का जो उद्देश्य होता है वो अधिकतम लाभ कमाना होता है। तो उत्पादक यही चाहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा कीमत प्राप्त करें। तो उच्चतम जो कीमत होती है ये वही कीमत होती है जिसको कि विक्रेता से वसूल कर सकता है उत्पादक। फिर निम्नतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं? अब निम्नतम निर्धारित कीमत से आशय है कि उस न्यूनतम कीमत से आशय है जो उत्पादकों को उनके उत्पादन के लिए दी ही जानी चाहिए। जब कोई उत्पादक उत्पादन करता है तो यदि उस वस्तु की कीमत कम होती जाती है तब वह उस न्यूनतम कीमत पर बेचने के लिए बाध्य होता है कि कम से कम वो लागत के बराबर हो। तो यहाँ न्यूनतम से कीमत से आशय है कि उसे उतनी कीमत प्राप्त हो ही जानी चाहिए। अब सरकार के द्वारा भी कभी-कभी निम्न वर्ग या गरीब वर्ग के लिए सुविधा देने के लिए ये किया जाता है प्रयास कि वह न्यूनतम कीमत तय कर देती है। तो सरकार के द्वारा जो न्यूनतम कीमत तय की जाती है उसे हम समर्थन मूल्य भी कहते हैं। इस कीमत पर विक्रेता को उत्पादक को ना तो लाभ होता है ना ही हानि होती है। संतुलन कीमत का अर्थ लिखिए। संतुलन कीमत से आशय उस कीमत से है जिसमें वस्तु की मांग एवं पूर्ति बराबर होती है। जब वस्तु की जितनी मांग होती है उतनी ही पूर्ति होती है उसे हम संतुलन कीमत कहते हैं। ऐसा दीर्घकाल में होता है जब मांग के अनुरूप पूर्ति का समायोजन करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है, तब पूर्ति भी मांग के बराबर हो जाती है और इनमें स्थायी संतुलन स्थापित हो जाता है। तो संतुलन कीमत जैसे पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण का चित्र के द्वारा हमने देखा, तो इसमें जो वक्र बनते हैं डीडी और एसएस वक्र बनते हैं, तो जो क्रॉस पॉइंट होता है उस बिंदु को हम संतुलन कीमत कहते हैं जहां पर मांग और पूर्ति जो है वो बराबर होते हैं। ऐसा दीर्घकाल में इसलिए होता है क्योंकि इतना समय मिल जाता है कि मांग के अनुसार पूर्ति का समायोजन किया जा सकता है। फिर श्रम की मांग किसके द्वारा की जाती है? अब प्रश्न में केवल यही पूछा है कि किसके द्वारा की जाती है, तो इसका हम सीधे सीधे उत्तर बता सकते हैं कि श्रम की मांग उत्पादकों के द्वारा की जाती है। जो उत्पादक होते हैं उत्पादन की प्रक्रिया के लिए उत्पादन के साधन के रूप में श्रम की मांग करते हैं जो एक निश्चित मजदूरी की दर पर की जाती है। प्रश्न 5वां, वस्तुओं की मांग किसके द्वारा की जाती है?
फिर यहाँ पूछा है केवल किसके द्वारा मांग की जाती है, तो वस्तुओं की मांग उपभोक्ता के द्वारा की जाती है। उपभोक्ता जो वस्तुओं को प्रयोग आवश्यकता की संतुष्टि के लिए करते हैं वो वस्तुओं की मांग करते हैं। प्रश्न छठवां, बाजार संतुलन से क्या आशय है। अब बाजार संतुलन को हम संतुलन कीमत भी कहते हैं। तो बाजार संतुलन जो है वो जिस बिंदु पर मांग एवं पूर्ति की शक्तियां एक दूसरे के प्रभाव को इस प्रकार सफाया कर देती हैं कि बाजार में स्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तब इस दशा को बाजार संतुलन या संतुलन की दशा कहा जाता है। इस बिंदु पर मांग और पूर्ति बराबर होती है। तो संतुलन की स्थिति में जब बाजार होता है वो सामयिक कीमत निर्धारित होती है। तो यहाँ बाजार संतुलन से आशय हम संतुलन कीमत भी कह सकते हैं इसे, संतुलन की दशा। तो बाजार में जब संतुलन की दशा होती है तभी होती है जब मांग और पूर्ति जो होते हैं वो दोनों बराबर होते हैं। प्रश्न सातवां, अधिमांग से क्या आशय है। अधिमांग मीन्स मांग आधिक्य या मांग की अधिकता। तो इसका उत्तर है जब किसी वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाए और उसकी पूर्ति में कमी हो जाए तब इसे अधिमांग कहा जाता है। इसके प्रभाव से वस्तु का मूल्य और अधिक बढ़ जाता है। तो पूर्ति की तुलना में जब वस्तु की मांग अधिक होती है, इसके प्रभाव क्या होता है कि मांग अधिक होती है तो जो विक्रेता होते हैं वो अधिकतम लाभ कमाने के लिए वस्तु का मूल्य जो है वो बढ़ा देते हैं। तो यहाँ केवल अधिमांग से आशय में देखना है तो अधिमांग से आशय क्या होता है कि जब वस्तु की मांग पूर्ति की तुलना में अधिक होती है तो उसे हम अधिमांग कहते हैं। अधिपूर्ति किसे कहते हैं, ये इसका उल्टा हो जाएगा कि जब किसी वस्तु की मांग कम हो जाए और उसकी पूर्ति बढ़ जाए तब इसे अधिपूर्ति कहते हैं। इसके प्रभाव से वस्तु का मूल्य और भी कम हो जाता है। तो अधिपूर्ति में पूर्ति की अधिकता, मांग कम, जब पूर्ति अधिक होती है तो बाजार में क्या होता है, वस्तु का मूल्य जो है वो घटने लगता है, कम होने लगता है। तो इसको हम शब्द से आशय कैसे रख सकते हैं, अधिपूर्ति यानी पूर्ति की अधिकता और मांग यानी मांग की अधिकता। प्रश्न 9, श्रम बाजार में मजदूरी का निर्धारण कहाँ होता है। श्रम बाजार में मजदूरी का निर्धारण उस बिंदु पर होता है जहां श्रम की मांग और श्रमिकों की पूर्ति वक्र एक दूसरे को काटते हैं। जिस प्रकार से वस्तु का मूल निर्धारण वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति के द्वारा होता है, इसी प्रकार से यहाँ श्रम बाजार में श्रम को मिलने वाली मजदूरी का निर्धारण देखेंगे तो यहाँ श्रम की मांग श्रम की पूर्ति, वस्तु के साथ वस्तु की मांग वस्तु की पूर्ति, इसी प्रकार से श्रम की मजदूरी के निर्धारण में श्रम की मांग और श्रमिकों की पूर्ति, ये वक्र एक दूसरे को काटते वहां पर मजदूरी का निर्धारण होता है। प्रश्न 10, श्रम का सीमांत संप्राप्ति उत्पाद किसे कहते हैं। तो श्रम का सीमांत संप्राप्ति उत्पाद अर्थात जब एक श्रमिक के द्वारा किया गया उत्पादन निकाला जाता है। यहाँ सीमांत यानी एक अतिरिक्त इकाई, अब यहाँ श्रमिक है तो एक अतिरिक्त श्रमिक होगा, तो एक श्रमिक के द्वारा किया गया उत्पादन जो निकाला जाता है उसे सीमांत संप्राप्ति उत्पाद कहते हैं। यानी एक श्रमिक के द्वारा जो अतिरिक्त उत्पादन किया जाता है उसे हम सीमांत संप्राप्ति उत्पाद कहते हैं। दूसरे शब्दों में एक अतिरिक्त श्रमिक के द्वारा कुल उत्पादन में होने वाली वृद्धि सीमांत संप्राप्ति उत्पाद कहलाती है। यदि मान लीजिए 10 श्रमिक 10 कुर्सी बना रहे हैं मान लीजिए, अब हम एक श्रमिक और लगाएंगे 11वां श्रमिक, तो उसके द्वारा मान लो कुल कुर्सी 11 बन रही हैं, तो एक अतिरिक्त श्रमिक के द्वारा जो कुल उत्पादन में अतिरिक्त वृद्धि हुई 11 में से 10 घटाएंगे जो 1 होगा वो सीमांत संप्राप्ति उत्पाद कहलाएगा। यानी श्रमिकों की मात्रा में वृद्धि से कुल उत्पादन में होने वाली वृद्धि सीमांत संप्राप्ति उत्पाद कहलाती है। अब यूनिट 6 में कुल 12 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें से 2 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है राष्ट्रीय आय का अर्थ लिखिए। किसी देश की राष्ट्रीय आय साधारणतः वहां एक वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य का योग होती है, जिसमें से वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन हेतु प्रयोग की गई मशीनों एवं पूंजी की गिरावट को घटा दिया जाता है और विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को जोड़ दिया जाता है। अब इसमें हमें कुछ बातें ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय आय की गणना हर वर्ष होती है, तो सबसे पहले हमें ये बताना है कि एक वर्ष में होती है, और जो भी राष्ट्रीय आय की गणना होती है उसकी गणना के लिए जो भी देश में उत्पादन होता है, अब उस उत्पादन के लिए अंतिम वस्तुओं सेवाओं लिखा। अंतिम वस्तुओं सेवाओं से आशय है कि पूर्ण निर्मित वस्तुएं,
यदि हम कच्चा माल या मध्यवर्ती माल की ले लें तो हमें दोहरी और तिहरी गणना की दिक्कत हो जाएगी राष्ट्रीय की गणना में। तो यहाँ पर अंतिम शब्द लगाना जरूरी है, अंतिम वस्तुएं सेवाओं के। अब जो भी उत्पादन होता है उनका मौद्रिक मूल्य निकाला जाता है कि कितने उनका मुद्रा में मूल्य क्या है, और जितनी भी वस्तुओं सेवाओं का जो मूल्य होगा उसका योग किया जाता है। तो ध्यान रखने के लिए, याद करने के लिए हमें गणना जो होती है 1 वर्ष में होती है, तो 1 वर्ष में जो भी समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन होता है उनके मौद्रिक मूल्यों का योग किया जाता है। अब इसमें से कुछ घटाया जाता है, कुछ जोड़ा जाता है। तो जो भी घटाया जाता है, क्या घटाया जाता है कि जिसमें से वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन हेतु प्रयोग की गई मशीनों एवं पूंजी की घिसावट, यहाँ गिरावट लिखा हुआ है, घिसावट है ये, मशीन एवं पूंजी की घिसावट को घटा दिया जाए। मशीन या पूंजी का जो भी रिपेयरिंग का काम होता है या जो भी सुधार कार्य होता है उसके लिए जो व्यय किया जाता है उसको घटा देते हैं। और विदेशों से प्राप्त विशुद्ध आय को जोड़ा जाता है। अब विशुद्ध आय कैसे निकालते हैं कि यदि हमारे देश से कुछ वस्तुओं का हमने निर्यात किया और दूसरे देशों से वस्तुओं का हमने आयात किया, तो इनका जो अंतर निकाला जाता है वो कहलाता है विशुद्ध आय। तो यदि निर्यात ज्यादा है, आयात कम है, तो हमारे देश में आय बढ़ेगी, और आयात ज्यादा है, निर्यात कम है, तो माइनस में हो जाएगी। तो इसमें कुछ विशेष बातें अपने को ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय गणना हर वर्ष या 1 वर्ष में उत्पादित समस्त अग्रिम वस्तुओं सेवाओं का योग होती है, जिसमें से वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन के लिए प्रयोग की गई मशीनों पूंजी की गिरावट को घटा दिया जाता है, जिसे हम मूल्यह्रास भी कहते हैं, और विदेशों से प्राप्त विशुद्ध आय को जोड़ दिया जाता है। अगला प्रश्न, प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय किसी देश, राज्य, नगर या अन्य क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की औसत आय होती है। इसका अनुमान उस क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों की आय के जोड़ को क्षेत्र की कुल जनसंख्या से विभाजित करके लगाया जाता है। प्रति व्यक्ति आय विभिन्न देशों के अलग अलग जीवन स्तर का एक महत्वपूर्ण सूचकांक होती है। तो प्रति व्यक्ति आय जो भी देश में या राज्य में या नगर में जो लोग रहते हैं उनकी हर व्यक्ति की आय प्रति व्यक्ति आय कहलाती है। इस आय को हम निकालते हैं कैसे? जो भी राष्ट्रीय आय हुई, उस राष्ट्रीय आय को यदि हम जनसंख्या से भाग दें तो राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या बराबर होती है प्रति व्यक्ति आय। समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? तो यहाँ प्रोफेसर बोल्डिंग की परिभाषा है, आप परिभाषित भी कर सकते हैं, उसको अपने शब्दों में भी हम लिख सकते हैं। तो प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार समष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत मात्राओं का अध्ययन नहीं किया जाता, अपितु इन मात्राओं के योग का अध्ययन किया जाता है। तो समष्टि सा से संपूर्ण हम ध्यान रख सकते हैं, संपूर्ण यानी समस्त मात्राओं का योग, इसे हम वृहत अर्थशास्त्र भी कहते हैं। आगे लिखा हुआ है कि इसका संबंध व्यक्तिगत आय से नहीं बल्कि राष्ट्रीय आय से होता है, व्यक्तिगत कीमतों से नहीं बल्कि सामान्य कीमत स्तर से होता है, तथा व्यक्तिगत उत्पादन से नहीं बल्कि राष्ट्रीय उत्पादन से होता है। तो जो भी समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो भी अध्ययन किया जाता है वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था का किया जाता है, वृहत क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है। आगे, अंतिम तथा मध्यवर्ती वस्तुएं किसे कहते हैं? अंतिम वस्तुओं से अभिप्राय उन वस्तुओं से होता है जो उपभोक्ता द्वारा वस्तु के अंतिम प्रयोग के लिए उपलब्ध होती हैं, यानी ये पूर्ण निर्मित वस्तुएं होती हैं, इनका संबंध सीधे उपभोक्ता से होता है। मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिन्हें एक फर्म या किसी फर्म द्वारा किसी अन्य फर्म से या तो कच्चे माल के रूप में या फिर पुनः बिक्री के लिए खरीदा जाता है, यानी ये अंतिम रूप से प्रयोग नहीं की जाती, आगे भी इनके द्वारा उत्पादन की प्रक्रिया के लिए इनको कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। 5वां प्रश्न, उपभोक्ता वस्तु तथा पूंजीगत वस्तुएं किसे कहते हैं? उपभोक्ता वस्तुएं जैसे अभी अपन ने अंतिम वस्तुएं भी देखी जिनका संबंध सीधे उपभोक्ता से होता है। तो उपभोक्ता वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका प्रयोग मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अब यहाँ प्रत्यक्ष क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि उपभोक्ता सीधे उन अंतिम वस्तुओं का प्रयोग करता है जिससे उनकी आवश्यकता की संतुष्टि होती है। इसका उदाहरण लिखा हुआ है जैसे दूध, गेहूं, चावल आदि का उपभोग। जब व्यक्ति इनका उपभोग करेंगे तो वो वस्तुएं उपभोक्ता वस्तुएं भी कहेंगे, हम उन्हीं को अंतिम वस्तुएं भी कहेंगे। पूंजीगत वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका प्रयोग उत्पादन की प्रक्रिया में स्थिर परिसंपत्तियों के रूप में बार बार किया जाता है, जैसे मशीन, प्लांट आदि। तो ये पूंजीगत वस्तुएं कहलाती हैं जिनके द्वारा उत्पादन की प्रक्रिया में बार बार सहयोग लिया जाता है। यूनिट 8, इसमें कुल 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे जिनमें से 2 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा।
तो पहला प्रश्न है सरकारी बजट का अर्थ लिखिए। तो सरकारी बजट से आशय उस ब्यौरे या विवरण से है जिसमें सरकारी आय व्यय के अनुमानित आंकड़ों, गत वर्ष तथा चालू वर्ष की वित्तीय गतिविधियों तथा सरकार की प्रस्तावित आर्थिक नीतियों का उल्लेख होता है। सरकार के द्वारा जो बजट बनाया जाता है, यह बजट का आशय उस ब्यौरे, दस्तावेज भी हम कह सकते हैं, ब्यौरा, दस्तावेज या विवरण, जिसमें सरकार की आय व्यय के, इसमें ध्यान रखना अपने को कुछ वर्ड्स की, जैसे अनुमानित, अनुमानित जरूर लगाना है, आय व्यय, इससे संबंधित आंकड़े, गत वर्ष, चालू वर्ष। तो सरकारी बजट के अंतर्गत इन शब्दों को अपने को जरूर लिखना है कि अनुमानित आय व्यय का ब्यौरा होता है जिसमें गत वर्ष और चालू वर्ष के आंकड़े होते हैं, उनकी वित्तीय गतिविधियां होती हैं और आगे भी सरकार की प्रस्तावित आर्थिक नीतियों का उल्लेख होता है जिनका संबंध अर्थ अर्थात पैसों से होता है। प्रश्न दूसरा, संतुलित बजट किसे कहते हैं? संतुलित, संतुलित यानी बराबर। तो संतुलित बजट से आशय उस बजट से है जिसमें सरकार को प्राप्त होने वाली आय और सरकार के द्वारा किए जाने वाले व्यय दोनों बराबर होते हैं। आधिक्य का बजट का क्या है? तो आधिक्य के बजट से आशय हम, आधिक्य अर्थात बचत का बजट भी कहते हैं जिसे हम, तो आधिक्य के बजट से आशय उस बजट से है जिसमें सरकार को प्राप्त होने वाली अनुमानित आय अधिक होती है एवं सरकार के द्वारा किए जाने वाले व्यय आय की तुलना में अधिक होते हैं, आय की तुलना में कम होते हैं, यानी आय अधिक होती है और व्यय इसमें कम होते हैं। ये आधिक्य का बजट कहलाता है। घाटे का बजट क्या होता है? घाटे के बजट से आशय उस बजट से है जिसमें सरकार को प्राप्त होने वाली अनुमानित आय की अपेक्षा सरकार के द्वारा किए जाने वाले व्यय अधिक होते हैं। तो घाटे में व्यय अधिक होती है और आय कम होती है। पांचवा प्रश्न, वस्तु एवं सेवा कर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम जीएसटी भी कहते हैं, को समझाइए। तो वस्तु एवं सेवा कर को हम इंग्लिश में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स भी कहते हैं। गुड्स एवं सर्विसेज टैक्स या वस्तु एवं सेवा कर, ये भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू किए गए और ये एक महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है जिसे सरकार व कई अर्थशास्त्रियों द्वारा इसे स्वतंत्रता के पश्चात सबसे बड़ा आर्थिक सुधार बताया है। धन्यवाद।